नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव, लेकर आई हूं आपके लिए पर्सनल फाइनेंस की खबरों का खास बुलेटिन मनी टाइम। अगर आप अपने दांत चमकाना चाहते हैं तो ये आपको अब महंगा पड़ने वाला है। स्माइल डिजाइनिंग के लिए की जाने वाली दांतों की ब्लीचिंग और व्हाइटनिंग जो है वो महंगी हो रही है, क्योंकि महाराष्ट्र अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने आदेश दिया है कि दांतों की ब्लीचिंग, डेंटल वीनियर्स जैसी सेवाओं पर 18% जीएसटी लगेगा। हालांकि अथॉरिटी ने कहा है कि आर्टिफिशियल दांत, क्राउन, ब्रिज आदि पर तब 0% जीएसटी लगेगा जब ये हेल्थ केयर सर्विस के रूप में इस्तेमाल होंगे, यानी दांतों की कॉस्मेटिक से जुड़ी सेवाओं पर जीएसटी लगने वाला है और ये आपके लिए महंगी हो जाएंगी। कैब कंपनियां अब नहीं बढ़ा सकेंगी मनमाना किराया। ओला, उबर जैसे कैब एग्रीगेटर्स के लिए दिल्ली सरकार नए नियम लाने जा रही है। पीक आवर में मनमाने तरीके से किराए बढ़ाए जाने के खिलाफ नए नियम बनाए जा रहे हैं। नए मसौदा नियमों के तहत सर्ज प्राइसिंग की अधिकतम सीमा तय की गई है, जो बेस फेयर के दुगने से ज्यादा नहीं होगी। मोटर व्हीकल एग्रीगेटर स्कीम 2021 में ये प्रावधान किया गया है। कैब कंपनियों को वाहनों के बेड़े में इलेक्ट्रिक वाहनों को भी शामिल करना होगा। कैब कंपनियां मौजूदा वक्त में पीक डिमांड के वक्त सर्ज प्राइसिंग लागू कर ग्राहकों से ऊंची कीमत वसूलती हैं और इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। तो यहाँ पर एक कोशिश हो रही है ताकि आपकी जेब को थोड़ी सी राहत मिले। बढ़ते अगली खबर की तरफ। कार उत्पादन अगले कुछ महीनों में हो जाएगा सामान्य। ग्लोबल चिप शॉर्टेज ने दुनिया भर में कार उत्पादन को प्रभावित किया है। टॉप कार निर्माता जैसे टोयोटा, हुंडई और मारुति सुजुकी का मानना है कि यदि ग्लोबल चिपसेट संकट खत्म हो जाता है तो इस साल जून तक वाहन उत्पादन सामान्य हो जाएगा। टोयोटा मोटर के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट सी गैंगहू का कहना है कि सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनियों की अपनी क्षमता बढ़ाने से तीसरी तिमाही तक ऑटो चिप सप्लाई और डिमांड सामान्य होने की पूरी उम्मीद लग रही है। आईपीओ से पहले एलआईसी ने अपने फाइनेंशियल हेल्थ को किया है उजागर। ये है मनी टाइम की चौथी खबर। आईपीओ लाने की तैयारी में जुटी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एलआईसी ने बताया कि वित्त वर्ष 2021-22 की पहली छमाही में उसे 1437 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है। एक साल पहले समान अवधि में उसे करीब 6.14 करोड़ रुपए का लाभ हुआ था। 2021-22 की पहली छमाही में एलआईसी का न्यू बिजनेस प्रीमियम ग्रोथ 554.1% रहा, जो एक साल पहले सामान्य अवधि में 394.76% था। अप्रैल सितंबर 2021 के दौरान एलआईसी का कुल शुद्ध प्रीमियम बढ़कर 1.86 लाख करोड़ रुपए रहा है, जो एक साल पहले इसी अवधि में 1.84 लाख करोड़ रुपए था। और मनी टाइम की अगली खबर आपकी जेब के लिए उतनी अच्छी नहीं है। वोडाफोन आइडिया ने एक बार फिर मोबाइल बिल बढ़ाने की तैयारी पूरी कर ली है। टेलीकॉम कंपनियों के मोबाइल टैरिफ प्लान महंगे हुए अभी 2 ही महीने पूरे हुए हैं और वोडाफोन आइडिया ने एक बार फिर से प्राइस वॉर का बिगुल बजा दिया है। कंपनी ने कहा है कि वो इस साल या 2023 की शुरुआत में रिचार्ज प्लान की कीमत में बढ़ोतरी करेगी। जानकारों का भी कहना है कि कंपनियां 2022 में ही टैरिफ हाइक कर सकती है, क्योंकि एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया अपने प्रति यूजर औसत राजस्व, जिसे आरपू कहते हैं, उसे 200 रुपए और उसके बाद 300 रुपए तक ले जाना चाहती हैं। अभी एयरटेल और जियो का आरपू 150 रुपए से ऊपर है। नवंबर में कम लोगों को मिला है रोजगार। मनी टाइम की ये है छठी खबर। ईएसआईसी की सामाजिक सुरक्षा योजना में नवंबर 2021 में लगभग 10,28,000 नए सदस्य शामिल हुए, जबकि इससे पिछले महीने में यह आंकड़ा जो था वो 12,39,000 लोगों का था। ईएसआईसी के इन आंकड़ों से देश में औपचारिक क्षेत्र के रोजगार के बारे में अंदाजा मिल रहा है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक कर्मचारी राज्य बीमा निगम की योजनाओं से जुड़ने वाले कुल नए कर्मचारियों की संख्या सितंबर से लगातार घट रही है। एनएसओ की रिपोर्ट ईएसआईसी, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ और पेंशन फंड नियामक तथा विकास प्राधिकरण यानी पीएफआरडीए द्वारा संचालित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के नए खाता धारकों के पेरोल आंकड़ों पर आधारित होते हैं। और अगली खबर एक नई एयरलाइन से जुड़ी हुई है। जून तक शुरू हो सकती है ये एयरलाइन। भारत की एविएशन इंडस्ट्री में बहुत जल्दी अफोर्डेबल सेगमेंट में कड़ी प्रतिस्पर्धा शुरू होने वाली है। राकेश झुनझुनवाला की अकासा एयर जल्द हवा में गोते लगाने की तैयारी में जुटी हुई है। अकासा के सीईओ विनय दुबे ने कहा कि अप्रैल में पहला बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट मिलने के बाद मई तक या जून में कंपनी अपनी सेवाएं शुरू कर देगी। अकासा एयर ने 72 बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है, जो काफी ईंधन किफायती होते हैं।
भारत को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए सरकार ने एक नया मेगा प्लान तैयार किया है। मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए सरकार ने एक ऐसा मेगा प्लान तैयार किया है जिसमें आपको बहुत कुछ खास देखने को मिलेगा। सरकार ग्लोबल कंपनियों को देश में बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाने के लिए लेबर रूल्स में रियायत देने पर विचार कर रही है। इन यूनिट्स में 40,000 से लेकर 1 लाख तक कर्मचारी होंगे। इसके अलावा सरकार आईटी हार्डवेयर के लिए लाई गई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी कि पीएलआई स्कीम को भी बदलाव करेगी और माना जा रहा है कि अगले 3 महीने में नए नियम आ जाएंगे। बढ़ते अगली खबर की तरफ। ओला लेकर आएगी जल्द इलेक्ट्रिक कार। ओला के सीईओ भावेश अग्रवाल ने संकेत दिया है कि उनका अगला टारगेट अब इलेक्ट्रिक कार होने वाला है। अग्रवाल ने कहा है कि जल्द ही 2 व्हीलर के बाद कंपनी इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर सेगमेंट में भी प्रवेश करने जा रही है। उन्होंने अपने ट्विटर पर एक इलेक्ट्रिक कार का प्रोटोटाइप भी शेयर किया है और लिखा है कि क्या आप इसे अपने पास गोपनीय रख सकते हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तान ने रिकॉर्ड ब्याज पर लिया कर्ज। नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने 7.95% की रिकॉर्ड ब्याज दर पर इस्लामिक बॉन्ड से $1 अरब का कर्ज जुटाया है। इस्लामिक बॉन्ड के इतिहास में ये सबसे ऊंची ब्याज दर है जिसका भुगतान करने के लिए पाकिस्तान सहमत हुआ है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि देश को अपने विदेशी मुद्रा भंडार को एक स्तर तक रखने की जरूरत थी क्योंकि जल्द कुछ बड़े विदेशी ऋणों का पुनर्भुगतान किया जाना है। पाकिस्तान का आधिकारिक विदेशी मुद्रा भंडार 14 जनवरी तक घटकर 17 अरब डॉलर पर आ गया था। फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशकों ने अमेजॉन के राहत पैकेज को ठुकरा दिया है। किशोर बियानी की फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशकों ने अमेजॉन के निवेश प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। स्वतंत्र निदेशकों ने अरबपति मुकेश अंबानी की रिलायंस के खरीद सौदे को अपनी मंजूरी दी है। स्वतंत्र निदेशकों ने अमेजॉन को लिखे पत्र में कहा है कि उन्होंने रिलायंस के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है क्योंकि ये सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और आपूर्तिकर्ताओं का कर्ज चुकाने के लिए पर्याप्त धन मुहैया करवाएगा। रिलायंस का ऑफर एफआरएल को अपनी सभी देनदारियों पूरी करने में मदद करेगा जिससे छोटे शेयरधारकों के हितों की रक्षा करने और 25,000 से ज्यादा कर्मचारियों की नौकरियों को बचाने में मदद मिलेगी। और अब आपको देते हैं स्टार्टअप दुनिया की हलचल। हैदराबाद की टेक्नोलॉजी आधारित मानव संसाधन कंपनी डाविन बॉक्स ने निवेशकों से 7.2 करोड़ अमेरिकी डॉलर जुटाए हैं। वित्त पोषण के इस दौर के बाद उसका मूल्यांकन $1 अरब को पार कर जाएगा। इस तरह कंपनी हैदराबाद से पहली यूनिकॉर्न कंपनी बन जाएगी। डिजिटल कॉमर्स कंपनी मीशो अपनी प्रौद्योगिकी टीम को मजबूत करने के लिए इस साल 450 नए लोगों की नियुक्ति करेगी। दिसंबर 2021 तक कंपनी की प्रौद्योगिकी टीम के सदस्यों की संख्या 325 हो चुकी है। और चलते चलते आईपीओ अपडेट। होटल एग्रीगेटर ओयो की मूल कंपनी ऑरवेल स्टेज लिमिटेड को सूचीबद्ध होने के लिए बीएसई और एनएसई से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। ओयो ने 8,430 करोड़ रुपए के आईपीओ के लिए सेबी के पास आवेदन किया है। कंपनी को जल्द ही बाजार नियामक से मंजूरी मिलने की उम्मीद है। अगली खबर है पारंपरिक परिधान ब्रांड मान्यवर की। इनकी जो मालिक है वेदांत फैशन लिमिटेड, इसका आईपीओ 4 फरवरी को खुलने वाला है। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट के मुताबिक आईपीओ 8 फरवरी को बंद हो जाएगा। तो मनी टाइम में इतना ही, लेकिन मनी 9 से जुड़े रहने के लिए बहुत जरूरी है कि आप मनी 9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही में हमें आप फॉलो कर सकते हैं ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी। और चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं कि हमारे देश में कितने डेकाकॉन और यूनिकॉर्न हैं, जानिए इस रोचक इन्फोग्राफिक्स में।